सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए तो एक तो स्क्रीनिंग ज़रूरी है कि पैप स्मेयर से उसको स्क्रीनिंग मेथड है। अगर उसमें खून नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है उसके बाद हम लोग आगे का अपना वर्कआउट करते हैं। दूसरा है कि सरकार हम लोग के यहाँ उसके लिए सर्वाइकल कैंसर को नहीं होने के लिए बचाव के लिए आजकल टीका का डेवलपमेंट हुआ है। 2 तरह के टीके आते हैं, उसमें एक सर्विलेक्स करके आता है, एक गार्डासिल आता है। तो हम लोग की भारत सरकार अभी शुरू कर दी है शायद या करने वाली है कि जितनी भी 9 से 14 साल की बच्चियां हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं उनको फ्री में टीका देना है। तो ये इसलिए कि 9 से 14 साल में सेक्सुअल एक्सपोजर होने का चांस नहीं है, शादी भी नहीं होती है 14 साल के अंदर। इसीलिए अगर सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले 14 साल के तक अगर टीका पड़ जाए तो लोग बहुत हद तक सर्वाइकल कैंसर से आगे चल के बच सकती हैं। लेकिन अगर किसी को 14 साल तक टीका नहीं पड़ा, शादी भी हो गई, फिर भी वो टीका लेके कुछ हद तक बचाव हो सकता है। बहुत नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक। अब नमस्कार बाप प्रणाम बाप तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है मान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नीला सिंह से बातचीत होगी, जो विगत 30 वर्षों से छपरा शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। छपरा शहर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने छपरा के लिए बेहतर महिलाओं के लिए सजग होकर स्वास्थ्य के प्रति बेहतर रुझान दे रही हैं। स्वागत है मैम चिकित्सा है मान कार्यक्रम में। कहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई किया और छपरा में कितने दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं और क्या परिचय है हमारे दर्शकों को मैम बताएं। धन्यवाद उज्ज्वल जी, जो आप ये सब लेकर मेरे पास आए हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर नीला सिंह है। मैंने MBBS भागलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। डिप्लोमा DCO मैंने PMCH से किया है पटना मेडिकल कॉलेज से, और MD दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है। और बीटेक करीब 30-32 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। गवर्नमेंट सर्विस में थी, अभी हमने BRS ले लिया है 2 साल से, और यहाँ के जनता की मैं सेवा कर रही हूँ। लगातार मैम देखा जाए गांव देहात के बहुत सारे मरीज जो आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो कम से कम आज के जो आमतौर पे देखा जा रहा है तो बहुत सारे कम एजों में ही बहुत सारी लड़कियों को दिक्कतें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा किस एज में क्या क्या दिक्कतें आती है महिलाओं को, इस पर हम आज बातचीत करना चाहेंगे आपसे, जो हमारे दर्शकों को बताएं कि बहुत सारे महिलाएं कौन कौन से एज में जाती हैं तो क्या क्या उनकी दिक्कतें आती हैं जो कि उनको डॉक्टर से परामर्श लेकर देता है। सही सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए, हम लोग के पास जो महिलाएं या लड़कियां जो आती हैं, शुरू से हम एक उसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो एडोलेसेंस की बच्चियां हैं जो अभी 12 से 18 साल के उम्र की हैं, तो उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे उनको मेंस आना जब शुरू होता है तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि मेंस क्या होता है, इसकी क्या हाइजीन है, इसको कैसे किया जाए, क्या लिया जाए, पैड लिया जाए, सैनिटरी पैड लेना है। तो ये सब जागरूकता बहुत ज़रूरी है उनको बताने के लिए कि ये सब नेचुरल चीज़ है। और ख़ासकर उनकी माताओं को, क्योंकि माता के नज़दीक ही ज़्यादा बच्चियाँ रहती हैं, तो माताओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि मेंस जब आता है तो उनको सुरक्षित वातावरण दें और सैनिटरी पैड लेने का उनको प्रोत्साहित करें, यानी कि कोई गंदा कपड़ा दे दें जिससे उनको इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है। दूसरा उपाय है कि जैसे आजकल की बच्चियाँ आती हैं, वो एक बीमारी आजकल बहुत चला हुआ है जिसको PCOD बोलते हैं, जिससे उनको मेंस का प्रॉब्लम रहता है। बच्ची आती हैं, बोलती हैं कि या तो हमको मेंस बहुत जल्दी आता है या आता ही नहीं है, 2 महीना 3 महीना पर आता है। तो उनका हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर वो PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित रहती हैं। और दूसरा उसमें होता है थायराइड प्रॉब्लम होता है, हाइपोथायराइडिज्म भी बहुत बच्चियों को आजकल हो रहा है, उसके चलते भी उन लोग का मेंस में प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारी चीज़ें उन लोग को बताने, रूल आउट करना होता है कि या तो नेचुरल है, शुरू में जब मेंस आता है तो कुछ माहवारी होती है, अनियमितता होती है, तो हम लोग को ये देखना है कि वो नेचुरल है या कुछ पैथोलॉजिकल है, ताकि हम लोग उसका इलाज कर सकें। और ये तो हो गई एडोलेसेंस एज में। दूसरी महिलाएं आती हैं जो यंग एज ग्रुप की हैं, 18 से ऊपर की महिलाएं ज़्यादातर। मैम इस एक बीच में हम आपसे सवाल करना हाँ। चाहेंगे, जैसे आप जो बोल रही हैं, मैं जो महिलाओं को, ये बच्चियों को जो आज के डेट में जो पीरियड जो आ रहा है, आमतौर पर देखा जाता है तो बहुत लड़के को कम दिन में आता है, ज़्यादा दिन में आता है, ये बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन को लेकर। क्या वाकई में इस पे खान पान जो फास्ट फूड जो मार्केट से जो खा रहे हैं, इसको लेकर इस पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या वाकई में इसका परामर्श बेहतर रहेगा? हाँ, सही बात आप बोल रहे हैं। जितना भी अभी हो रहा है आजकल, बच्चियाँ जो हैं या सब लोग हैं जो फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य को हानिकारक होते हैं और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी प्रभावित करते हैं। और जो हमने बोला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो ज़्यादातर खान पान के चलते ही होता है। तो उसमें इनको बताना चाहिए कि हरा सब्जी, दूध, घर के बना हुआ खाना खाएं, बाहर का जैसे चिप्स, कुरकुरे या चाउमीन, ये सब कम से कम खाएं। आमतौर पे इस कारण से जो लड़कियां पीड़ित हो जाती हैं तो क्यूर के तहत या मेडिकल स्टोर से वो दवा यूज कर देती हैं, तो उन पे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? क्या उन लोग को दवा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ, नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बिना डॉक्टर की परामर्श किए हुए नहीं खाना चाहिए। क्या है कि मेडिकल स्टोर वाले तो मेंस आने का, मेंस बंद करने का कोई भी दवाई दे सकते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, क्या रोग है, पहले उसको उनको जानना है, या उनको रोग है ही नहीं, ये नेचुरल भी होता है। शुरू में जब महामारी शुरू होती है तो बहुत बार बच्चियों को मेंस रेगुलर नहीं होता है। धीरे धीरे जब ओव्यूलेशन होता है, जैसे हर महीना में ओव्यूलेशन होता है तब मेंस आता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो मेंस नहीं आता है, लेट से आता है। तो उसमें देखना है कि शुरुआती दौर में कुछ में ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम रहता है, फिर धीरे धीरे वो साइकिल मेंटेन होने लगता है। तो उनको कोई वैसा दवाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एश्योर करना पड़ता है कि और कोई बीमारी उनको नहीं है। तो 2-4 महीने तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि आयरन का गोली या इस तरह से विटामिन दे देते हैं, उसी से वो ठीक हो जाती है। साइकिल फिर नेचुरल होने लगता है, क्योंकि शुरू में जो एक्सिस, ओवेरियन एक्सिस जो होता है उतना डेवलप नहीं रहता है। तो फिर धीरे धीरे वो बिना मेडिसिन का ही जस्ट आयरन और विटामिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब उससे नहीं ठीक होता है तब हम लोग आगे की जांच करते हैं कि उसको ये पीसीओडी है कि नहीं, उसको थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं, तो जांच से पता चलता है। 18 साल के ऊपर के कौन से रोग से सबसे ज़्यादा महिलाएं ग्रसित हो जा रही हैं, जो कि लड़कियां आमतौर पे उस पर आप चर्चा कर रहे हैं? हाँ, देखिए, उसमें जो 18 साल मतलब 18 से ऊपर की महिलाएं हैं, जो यंग एज ग्रुप में आती हैं या जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में आती हैं, उसमें ज़्यादातर महिलाएं आजकल लेके आती हैं इन्फेक्शन, लिकोरिया, कि उनको लिकोरिया हो रहा है, मेंस का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो हम लोग देखते हैं, फिर उनमें भी वही हाइजीन मेंटेन करना है कि मैं अपना पैड लें, मेंस में पैड लें। और लिकोरिया का जो इलाज होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का जांच कराते हैं हम लोग कि कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो हस्बैंड से उनको आ रहा है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, इस सारा का VDRL है, ये सब हम लोग जाँच करा के देख लेते हैं। अगर नहीं निगेटिव है तो कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव जो भी इसमें आता है तो उसका हम लोग इलाज करते हैं, और साथ में उसके हस्बैंड का भी हम लोग जाँच कराते हैं कि उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर उनको है तो फिर उनका भी इलाज होता है। और हस्बैंड का इलाज बहुत आसान होता है, एक दिन 4-5 गोली खानी होती है बस। और महिलाओं का इलाज थोड़ा सा लेट होता है, लेट तक चलता है। तो एक तो ये हो गया लिकोरिया। दूसरा होता है उन लोग को भी मेंस का प्रॉब्लम बहुत होता है कि मासिक आ नहीं रहा है, या मासिक महीना में 2 बार या 3 बार आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग करके आती है। एबनॉर्मल, जैसे हर महीना का साइकिल होता है 24 से 35 दिन तक। अगर 24 से 35 दिन तक किसी को महामारी आ रहा है, 24 मिनिमम 24 डेज और मैक्सिमम 35 डेज, अगर इसके पहले आ रहा है तो उसको हम लोग पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, मतलब ज़्यादा साइकिल जो है फ्रीक्वेंट आ रहा है। अगर 35 दिन से ज़्यादा में आता है, जैसे 1.5 महीना 2 महीना पर आता है, उसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। तो कि उसको मतलब टाइम से चढ़ के आ रहा है। तो इसमें फिर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसको हार्मोनल प्रॉब्लम उसमें उनको हो सकता है, जैसे कि थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है आजकल हम लोग की महिलाओं में। महिलाओं में ऐसे भी हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा होता है कॉमन। तो वो सब हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। फिर हम लोग उसका मतलब पेल्विक असेसमेंट करते हैं अल्ट्रासाउंड से, और अब खुद से जांच करके कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, उसमें कोई ट्यूमर, कोई फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप, इस तरह से कुछ है कि नहीं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसका कारण क्या है, हार्मोनल है या उसका यूट्रस में कुछ खराबी है, वो देखते हैं। और तीसरा जो होता है लिकोरिया या ब्लीडिंग, दोनों में ही एक सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ जो इंडिया में कॉमन है वो है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करना यंग एज ग्रुप में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को हमेशा आ रहा है, मेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसको स्पेकुलम लगा के नीचे से सर्विक्स को हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ घाव है कि नहीं, इरोजन है, घाव है, क्या है। तो फिर उसको हम लोग, एक मशीन आती है जिसको कॉल्पोस्कोप कहते हैं, फिर उससे हम लोग उसको देखते हैं, और उससे हम लोग पानी निकाल के उसको LBC बोलते हैं,
उसको जांच कराते हैं पानी का कि उसमें वायरस होता है, जैसे HPV वायरस से ये सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। तो HPV के लिए हम लोग जाँच कराते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसका इलाज होता है, नेगेटिव होता है तो हम लोग जो ट्रीटमेंट जनरल आता है वो कर देते हैं। और दूसरा होता है कि बायोप्सी करते हैं। अगर लगता है कि बहुत घाव है और पैप स्मीयर में कुछ खास नहीं आ रहा है तो हम लोग कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी करते हैं। वहाँ जहाँ पर ज़्यादा घाव है वहाँ से हम लोग टिश्यू को निकाल के और उसको फिर जांच में भेजते हैं। तो ये सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो सबसे ज़रूरी पैप स्मीयर है कि उसको निकाल के पानी भेज दिए। ये बहुत कॉमन है। उसमें 2 तरह का होता है। एक नॉर्मल पैप स्मीयर होता है जिसमें खाली माइक्रोस्कोप से जांच करना है, उसमें पैसा भी बहुत कम लगता है। स्क्रीनिंग है, वो स्क्रीन करते हैं। जैसे बहुत पेशेंट का नहीं, हमको लिकोरिया आया जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हम दवाई चला रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो हम लोग एक बार पैप स्मीयर करके देख लेते हैं। या शुरुआती दौर में भी अगर पेशेंट आई है तो एक तो करके देख लेना चाहिए, काहे कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है सर्वाइकल कैंसर और हम लोग की सरकार भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसके लिए हम लोग बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग को बताना चाहिए कि जैसे कि कम एज में शादी नहीं करना है। कम एज में शादी और कम एज में सेक्सुअल एक्सपोजर जो होता है बच्चियों को, उसके चलते सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम लोग के यहाँ कम उम्र में शादी हो जाती है, अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ है। कैंसर से बचने के लिए तो एक तो स्क्रीनिंग ज़रूरी है कि पैप स्मीयर से उसको स्क्रीनिंग मेथड है। अगर उसमें खून नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है उसके बाद हम लोग आगे का अपना वर्कआउट करते हैं। दूसरा है कि सरकार हम लोग के यहाँ उसके लिए सर्वाइकल कैंसर को नहीं होने के लिए बचाव के लिए आजकल टीका का डेवलपमेंट हुआ है। 2 तरह के टीके आते हैं, उसमें एक सर्विलेक्स करके आता है, एक गार्डासिल आता है। तो हम लोग की भारत सरकार अभी शुरू कर दी है शायद या करने वाली है कि जितनी भी 9 से 14 साल की बच्चियां हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं उनको फ्री में टीका देना है। तो ये इसलिए कि 9 से 14 साल में सेक्सुअल एक्सपोजर होने का चांस नहीं है, शादी भी नहीं होती है 14 साल के अंदर। इसीलिए अगर सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले 14 साल के तक अगर टीका पड़ जाए तो लोग बहुत हद तक सर्वाइकल कैंसर से आगे चल के बच सकती हैं। लेकिन अगर किसी को 14 साल तक टीका नहीं पड़ा, शादी भी हो गई, फिर भी वो टीका लेके कुछ हद तक बचाव हो सकता है। बहुत नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक, अप टू 45 ईयर्स तक। जैसे गार्डासिल में कहता है कि 45 ईयर्स तक आप ले सकते हैं, घाटा नहीं करेगा, कुछ फ़ायदा ही करेगा। लेकिन आइडियल ईयर है 9 से 14 साल। तो टीका 3 पड़ता है, जैसे 0, 2 और 6 मंथ, 3 टीका लेना पड़ता है जिससे कि आगे में उन लोगों को सर्वाइकल कैंसर का बचाव हो सके। हाँ, अब बोलिए। आमतौर पे मैम देखा जाए गांव देहात में जो होते हैं जिनको बच्चे होने को लगता है उनका विशेष लक्षण जो होता है आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं। जैसे उनके अंदर पेट में बच्चा रहा तो लोग आमतौर पे बहुत सारी दिक्कतें आती है महिलाओं को। तो पहला मंथ से लेकर 9 मंथ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर से क्या सलाह लेना चाहिए, इस पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। हाँ, देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे हर प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 6 to 9 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर परेशानी जो होती है, जो सिम्टम होते हैं वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, उल्टी होना, मछली आना, ये सब होता है। और उसका हम लोग प्रॉपर इलाज करते हैं। कभी कभी किसी को ब्लीडिंग भी होती है तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा जो है वो वायबल है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकती है लेकिन उसमें बच्चा आता ही नहीं है, उसको हम लोग ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। तो फर्स्ट 2 मंथ में हम लोग को ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड हर प्रेग्नेंट लेडी को करा के देखना चाहिए कि वायबिलिटी है कि नहीं बच्चे में। नहीं तो 3 महीना तक हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुआ, कहेगी हमको तो बच्चा था, क्या हो गया। तो फर्स्ट 2 मंथ में एक होता है अल्ट्रासाउंड जो वायबिलिटी के लिए होता है। 8 वीक, 7 वीक, फीटल पोल प्रेजेंट, हार्ट फ्लिकर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, सोमेटिक उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट 2 मंथ में हम लोग करते हैं। और उसके बाद एक स्क्रीनिंग और होता है, उसको फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो 11 से 13 वीक में होता है। तो ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और बाकी ब्लड टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, HIV, हेपेटाइटिस, जितना भी वायरल मार्कर है वो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, इसको फर्स्ट 2 मंथ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अगर पेशेंट आ जाती है तो। उसमें थायराइड भी इंक्लूडेड है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है 3 महीने के बाद से, उसमें थोड़ा उल्टियाँ कम हो जाती हैं। जनरली पहले 3 महीने तक ही उल्टी ज़्यादा होती है जो बहुत ही कॉमन है। तो उसको हम लोग अपना दवाई, उसको उल्टी की आती है डॉक्सिलामिन करके, उसको हम लोग देते हैं। लेकिन उसमें भी ये लोग
मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि दवाई मेडिकल स्टोर से दवा लेके वो लोग ना खाएं। कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार लग रहा है, खांसी हो रहा है, उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, सब डॉक्टर से अपने गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेके उनसे लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन पर तब दवा लें। क्या है कि पहला 3 महीना जो होता है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है, बच्चा डेवलप करता है। उस समय अगर वो गलत दवा ले ली किसी कारण से तो वो बच्चे को बहुत हार्मफुल होता है। तो पहला 3 महीना बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा न लें। दूसरा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3 मंथ टू 6 मंथ। उसमें फिर बच्चा अपना देखते हैं हम लोग उसको, फिर हीमोग्लोबिन सब करा के देखते हैं। उसमें बच्चे का मूवमेंट शुरू हो जाता है 5 मंथ आते आते। तो फिर एक अल्ट्रासाउंड उसमें होता है 18 से 20 वीक में, उसको हम लोग सेकेंड लेवल या एनामली स्कैन करते हैं। तो फिर उसमें भी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो कभी होता है बच्चा नहीं चल रहा है, कभी होता है कि बच्चा कम चल रहा है, या भूख नहीं लग रही, या पेट फूल रहा है, गैस हो रहा है, तो उस तरह सिम्टोमेटिक दवा। और उस समय हम लोग आयरन कैल्शियम देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग फोलिक एसिड देते हैं और बी कम्प्लेक्स देते हैं, और कोई दवा नहीं देते हैं। उल्टी का हुआ तो उल्टी की दवा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब शुरू कर देते हैं। 6 मंथ के बाद जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें तो प्रॉपर चेकअप की हमेशा ज़रूरत होती है। हमेशा हम लोग टाइमली बुलाते हैं उसको। 7 मंथ के बाद तो 15 डेज़ पर बुलाते हैं कि भाई 15 दिन पर आकर दिखा लो। क्या है कि बच्चे का मूवमेंट उस समय बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी कारण से पेट टाइट हो, बच्चा कम चले, तो और जल्दी दिखाना पड़ता है। फिर हम लोग एक लास्ट में अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर बोलते हैं, उसको करके देखते हैं कि बच्चे का कैसा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका जो फ्लो हो रहा है ब्लड का उसके ब्रेन में जा रहा है, या उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, तो ये देखते हैं। आमतौर पर मैम देखा जाए इस पीरियड में जो महिलाएं हैं बहुत सारे खान पान में जो लापरवाही करती हैं गांव देहात की महिलाएं, इनको क्या विशेष खान पान पर ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महिलाएं जो गांव में जो हम लोग को मिलता है वो शहर में खान पान नहीं मिलता है, लेकिन वो समझती नहीं है। वो लोग कहेंगे कि हम अंगूर खाएंगे, अनार खाएंगे। नहीं, आपको जो सीजनल फल है वो खाइए। सीजनल फल क्या हुआ, जैसे टमाटर मिलता है, गाजर मिलता है, मूली मिलता है, पालक का साग है, ये सब आप ज़्यादा लीजिए। बरसते कि आप गाजर, ये अनार और अंगूर खाइए। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हरे पत्तेदार सब्जियां जो देहात में या शहर में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में हम लोग के बिहार में उपलब्ध है, छपरा में तो और उपलब्ध है, तो वो सब चीज़ें खा ली चाहिए। दूध तो बहुत ज़रूरी है लेना, दूध और हरी सब्जी और फल, ये 3 चीज़ माताओं को खाना चाहिए, लेना चाहिए, ताकि उनका बच्चा जो गर्भ में है वो सुरक्षित रहे। आमतौर पर मैं गांव देहात में देखा जाए जो ब्रेस्ट कैंसर की बहुत समस्या आ रही है महिलाओं का, इसका विशेष लक्षण क्या है? और कैसे उन लोगों को गांठ पर होता है कि जो ऑलरेडी महिलाएं जान पाएं और डॉक्टर से सलाह लेता है? देखिए, ये भी आजकल का बर्निंग सवाल है ब्रेस्ट कैंसर। क्या है कि अभी ब्रेस्ट कैंसर भारत में बढ़ते जा रहा है, और अब लग रहा है कि फर्स्ट पर पहुंच गया। पहले सर्वाइकल कैंसर था, अब ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है या हो चुका है। तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा चीज़ है कि इस पर बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे कि पहले तो खुद से आदमी को जांच करना चाहिए अपना ब्रेस्ट। जैसे हम नहा रहे हैं तो ब्रेस्ट को पाल्पेट करके देखना चाहिए। अगर कहीं भी गांठ पड़ रहा है, गांठ हाथ में अगर चटक रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। ब्रेस्ट से कुछ आ रहा है, निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कभी कभी वाटरी होता है, कभी चिकनाई जैसा होता है, और कभी कभी ब्लड भी आता है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और उचित उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि सोनोमेमोग्राफी होता है, मेमोग्राम होता है, और FNAC होता है। उसको करके फिर देखना पड़ता है कि ये गांठ कैसा है, ये बेनाइन है जिसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, या ये कैंसरस है। तो उसको हम लोग अगर फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए कि ये बेनाइन नहीं है, ये मैलिग्नेंट है, तो उस समय उसका इलाज संभव है। और पूरी तरह से वो ऑपरेशन करके और उसके बाद भी कुछ कीमो रेडियोथेरेपी होता है, तो वो अपना पूरा लाइफ जी सकती है जितना उसका लाइफ है। लेकिन अगर वही लेट हो जाएगा, लेट स्टेज में अगर पकड़ाएगा, तो फिर बहुत चांस नहीं रहता है। कुछ भी इलाज कीजिए, बहुत कम सर्वाइवल रेट है उसका। आमतौर पर देखा जाता है कि वाकई में इसका जो अगर किसी को ये लक्षण हो जाता है गांव देहात में और डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाते हैं, देर हो जाती है, तो उनका ये रोग आजीवन भर रहेगा? ब्रेस्ट कैंसर का देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर आजीवन क्या, उसका जीवन ही खत्म होने वाला है। जब वो स्टेज बढ़ जाएगा, अगर स्टेज 1 में है तब तो इसका इलाज है। अगर इससे आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना वो चिपकते जाएगा अंदर में और फैलते जाएगा चारों तरफ शरीर में, तो वो तो फिर बाद में तो लाइलाज हो जाएगा, तो उसकी लाइफ तो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए अगर शुरू में ही पकड़ लेते हैं लोग,
अगर पेशेंट आ जाती है कि मेरे ब्रेस्ट में ऐसा सूजन है या हमको दर्द, जनरली ब्रेस्ट कैंसर में दर्द नहीं होता है, अगर गांठ है और दर्द हो रहा है तो ज़्यादा चांस रहता है कि इन्फ्लामेटरी हो सकता है, पस हो या बेनाइन हो। लेकिन अगर दर्द नहीं है, पेनलेस अगर है और गांठ है, पेनलेस अगर ट्यूमर है तो और उसमें स्किन जो होता है उसका एक पिकुलियर प्यूरी ऑरेंज बोलते हैं, जैसे ऑरेंज में होता है बीच में ऐसे करके होता है ना, सिकुड़ा रहता है, वैसे अगर ब्रेस्ट में सिकुड़ गया, अगर चमड़ा को ले लिया अंदर में, तो समझिए कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। फिर उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं, कंफर्म करने के लिए। स्वास्थ्य के प्रति छपरा शहर के लिए खास अपील क्या रहेगा, महिलाओं के लिए खास अपील? देखिए, हम तो छपरा शहर की सारी महिलाओं से यही अपील करते हैं कि आप लोग डरे नहीं। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जैसे गायनी का प्रॉब्लम है तो अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये नहीं कि कोई किसी से दिखा लें, कोई भी डॉक्टर से दिखा लें कि मेरा ये प्रॉब्लम है और दवाई लिख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट का ही आप अगर लोकल में डॉक्टर जो बैठते हैं लोग, झोला छाप डॉक्टर, उन लोग को दिखा रहे हैं तो वो लोग कुछ चढ़ाने के लिए दे देते हैं उस पर कि साटी है, इससे घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी करने में इनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रोग, जो बाद में लाइलाज हो जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी है, दर्द होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर तो आजकल ऐसा हम तो रोज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया, बच्चा जच्चा दोनों मर गया, बच्चा मर गया, कभी जच्चा मर गया, ये अल्लाह हमारा रोज़ होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इन लोग से और अपील भी है कि आप तो समझ रहे हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। सब जो नर्सिंग होम खोला है उसी की ये गलती नहीं है। मान लीजिए कोई नर्सिंग होम खोल दिया, वहाँ कंपाउंडर कर रहे हैं, हमारे नर्स कर रही है काम, लेकिन आप भी तो जा रहे हैं उसी के पास ना। आपको तो भी तो जानबूझ के जाना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं, किसको अपने को हवाले कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी हवाले कर रहे हैं किसको कि आपको काट छाट सब करे, आपका डिलीवरी करे, आपका ऑपरेशन करे। तो आपकी भी तो गलती है कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी घुस जा रहे हैं। तो जितना वो गलत है उतना आप भी गलत हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं करें। अगर आपके पास प्राइवेट जब में जाने के लिए पैसा नहीं है तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए, हर जगह सरकारी अस्पताल की सुविधा है। और खासकर रेफर केस जो होते हैं छपरा सदर अस्पताल में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अच्छी अच्छी लेडी डॉक्टरें हैं जो आपका सब समाधान करेंगी। तो आप नीम हकीम खतरे जान उन लोग के चक्कर में नहीं पड़े और सीधे सदर अस्पताल छपरा में आए, और या तो अपने पीएचसी से अगर वहाँ पर हो सकता है तो वहाँ पर कराएं, नहीं होता है तो वहाँ से रेफ़र करवाएं, या लोग कर देते हैं। बीच में अटके नहीं, पैसा है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, नहीं है तो आप सीधे अस्पताल में जाइए, वहाँ आपका सब काम हो जाएगा। हम अस्पताल में 30 साल काम कर चुके हैं सदर हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ पे काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आप जाके तो देखिए। आप कैसे सोच लिए कि हम देहात से निकलेंगे तो हमको वहाँ काम नहीं होगा? आप जाइए, कोशिश कीजिए, सब काम होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि कहाँ जाएं, यहीं पर करा लेते हैं। इसीलिए इसके चलते बहुत सारी महिलाएं आजकल दिक्कत में पड़ जा रही हैं। रोज़ देख रहे हैं आप पेपर में आ रहा है कि ये मर गई, उस चट्टी पे वो ऑपरेशन हुआ। तो इस सब से बचना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, किसी तरह छपरा आ जाइए, सदर में आ जाइए। वहाँ पर अगर नहीं होगा तो लोग फिर आगे PMCH में या एम्स में पटना कहीं रेफर करेंगे, तो वो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम मुद्दे पे मैम से बातचीत हुआ। मैम ने कहा जिस तरीके से शहर में अवेयरनेस को लेकर, समाज में जागरूकता को लेकर बहुत कमी है, और साथ ही साथ मैम ने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जो कि आमतौर पे गांव देहात के लोगों को वो लक्षण होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है, और मार्केट से जाकर दवा लेकर खा लेती हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर से लोग दवा खा लेते हैं। मैम ने बहुत अच्छा जानकारी दिया। महिलाओं में आमतौर पे देखा जा रहा है, लड़कियों में जो कि पीरियड की बहुत सारे समस्या आते हैं, किसी को लेट आ रहे हैं, किसी को पहले आ जाते हैं। इसका जो मेन दिक्कतें आ रही हैं महिलाओं में, लड़कियों में, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस पे आप सभी इस वीडियो को कैसा लगा और इस शेयर जरूर कीजिएगा। चिकित्सा हिमान कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। बेहतर अगर आपको सुझाव लग रहा है कि अगर बेहतर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैम से भी आप दिखाना चाहती हैं, किसी प्रकार की सलाह लेना चाहती हैं, तो आप मैम से भी दिखा सकती हैं। तो मैं जाते जाते आपसे एक खास अपील रहेगा, आपका क्लिनिक कहाँ है, कहाँ पे आप प्रैक्टिस करती हैं, हमारे दर्शकों को मैं बताऊँ। हाँ, मेरा नर्सिंग होम यहाँ साधनापुरी में है। इस पूरे राजेंद्र सरोवर एक है, उसके पूरब में है, और मैं विगत 30 साल से यहीं पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या नाम है नर्सिंग होम का? सारण नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर। जैसे कि मैम ने कहा कि सारण नर्सिंग होम रिसर्च सेंटर मैम के यहाँ क्लिनिक का नाम है, जो कि आप यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 वर्षों से मैम देख रही हैं, तो आप इनसे भी परामर्श ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की महिलाओं को विशेष रोग, किसी प्रकार की कोई ग्रसित हो तो आप बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। चिकित्सा हिमान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर से आप सभी हर दर्शकों को बेहतर सुझाव के लिए, बेहतर
रोगों से कोई व्यक्ति ग्रसित है उनको बेहतर इलाज के लिए अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लेकर ही दिखाएं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।